Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale are going to teach you English of standard 10th. Now today we are going to learn an interesting chapter. Let's see the name of the chapter. Standard 10th English, my English course book, Unit 1.2 and Encounter of a Special Kind. तो स्टूडेंट्स, आपने एनकाउंटर ये वर्ड मूवीज में जरूर सुना होगा जब पुलिस वाले एनकाउंटर करते हैं, तो ये वो वाला एनकाउंटर नहीं है। सो जोक सपाट, एनकाउंटर यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है मुलाकात। मुलाकात यानी मिलना जुलना। When you suddenly meet your old friend in market or on bus stop or on railway station, so that is called as an encounter. I had an encounter with my old friend. Like that. मुलाकात इसको कहते हैं encounter. Okay? So let's start. Myself Sagar Mahale. Now we are going to start the basic warming up before the chapter. So now student, we are going to do some chit chat. I'm going to show you some picture. See this picture. Now tell me, what do you see in the picture? Let me tell you. There is one small girl holding a big basket, an aluminium basket, and in which a small puppy is there. And there is water. वो बच्ची पूरे गर्दन तक डूब चुकी है और वो उस कुत्ते के छोटे से पप्पी को बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरा सवाल, What do you think the girl is trying to do and why? तो बताओ बच्चों कि ये लड़की जो है वो क्या करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मैंने कहा, वो छोटे से पपी को बचाने की कोशिश कर रही है। और क्यों इसका जवाब क्या दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, हम किसी की मदद ना करें तो हम इंसान थोड़ी कहलाएंगे। जब भी आपको राह चलते किसी भी व्यक्ति, किसी भी लड़का लड़की या एनीथिंग, इवन एनिमल्स, अगर कोई मुसीबत में हो तो हमारा पहला कर्तव्य यही होता है कि हम उसकी सहायता करें। और तीसरा सवाल, इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल, व्हाट वुड यू डू? अगर आप उस लड़की की जगह पर होते तो क्या आप भी सहायता करते या उस बेचारे से छोटे से डॉगी को मरने के लिए छोड़ देते? तो ये अपना अपना सवाल है। जो अच्छा इंसान है वो अच्छे कर्म जरूर करता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। Do you think she will become successful in her mission? तो आपको लगता है कि वो कामयाब रहेगी अपने मिशन में? वो अपने डॉगी को बचा पाएगी और खुद की भी जान बचा पाएगी? So students, these are some questions just to warm up, ताकि आप अच्छे से assimilate कर सको। Now match the appropriate headings with the images. Our luxurious bungalows, my favorite pastime, what a commotion, engrossed in my book. ये जो इमेज है इससे आपको मैच करना है। तो आपको क्या लगता है, ये इमेज में से मुझे क्या नजर आ रहा है? लग्जरियस बंगलोज? नो। फेवरेट पास टाइम? फेवरेट टाइम पास तो हो सकता है। व्हाट अ कमोशन, एंग्रॉस्ड इन माय बुक? आई थिंक द आंसर इज सेकंड, माय फेवरेट पास टाइम, बिकॉज बहुत से बच्चों को अपने टाइम पास करने के लिए किताबें पढ़ने की आदत है, जो कि आदत अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है सब में। बिकॉज रीडिंग बुक्स इज बोरिंग फॉर मेनी ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्लेइंग मोबाइल गेम्स एंड वॉचिंग इंटरनेट, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो ये आज की जनरेशन की बात है। लेकिन हमारे जनरेशन में जब मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, हम तो कहानियों की किताबें पढ़ते थे। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी किताबें। और ये एक अच्छी आदत भी है, क्योंकि पढ़ने से आपका ज्ञान भी बढ़ता है। तो आइए देखते हैं आगे। ये वाला, What image is this? और इस इमेज को अभी आपको मैच करना है। लग्जरियस बंगलोज, फेवरेट पास टाइम, कमोशन या एंग्रोस्ड इन माय बुक? इट्स अ कमोशन। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ये जो चारों भी ऑप्शंस है, उसमें जो पहला है लग्जरियस बंगलोज, दूसरा फेवरेट पास टाइम, तीसरा कमोशन और चौथा एंग्रोस्ड,
तो बच्चों ये कमोशन का मतलब आपको पता है? कमोशन का मतलब क्या होता है? इस पिक्चर को देख के जरा अंदाजा लगाओ तो कमोशन का मतलब क्या होता है? कमोशन का मतलब जब आप शांत बैठे होते हो या पढ़ाई कर रहे होते हो या किसी चीज में मग्न होते हो और उस समय अगर बाहर से कोई आवाज आए, शोर शराबा, तो आपको गुस्सा आ जाता है, उसी को कमोशन कहा जाता है। और एंग्रॉस्ड इन माय बुक मतलब बुक पर छपा हो, जो कवर पेज पे छपता है उसे एंग्रॉसमेंट कहते हैं। सो लेट्स सी अहेड another picture. Our luxurious bungalows, favorite pastime, water commotion, engrossed in my book. So what is this? जाहिर सी बात है, लग्जरियस बंगलो नजर आ रहा है, पेड़ पौधे, घर बड़ा वाला, सामने इतना बड़ा गार्डन, तो ये है हमारा लग्जरियस बंगलो। और हमारा फोर्थ ऑप्शन, engrossed in my book. So to be busy in your book is engrossed in your book. तो हमने चारों इमेजेस देखे, चारों इमेजेस के रिलेटेड चारों वर्ड्स भी देखे, जिसमें आपने लग्जरियस यानी आलीशान शानदार बंगलोज, फेवरेट पास टाइम, कमोशन का मेरा मतलब बताया कि बहुत ज्यादा शोर शराबा जब होता है जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, और एंग्रोस जब आप किताबों में एकदम मग्न हो जाते हो, आपको कोई सुध-बुध नहीं रहती, उसे engrossed in my book कहते हैं। Let's move ahead. Now we will start our chapter, an encounter of a special kind. Special kind. Special यानी कुछ खास, kind यानी जैसे कि हम बोलते हैं कि हम इंसान हैं, तो इंसान हमारी एक ह्यूमन हमारा काइंड है, राइट? और डॉग काइंड है। काइंड के दो अर्थ होते हैं। काइंड यानी जब आप दया करते हो, मर्सी करते हो, आप अच्छे इंसान हो, तो उसे काइंड कहते हैं। और काइंड का मतलब प्रकार भी होता है, जैसे एनिमल्स के टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स में सारे लोग आते हैं, जैसे कि एलिफेंट, लायन, टाइगर, डॉग, काऊ, बफेलो, इवन ह्यूमन इज एन एनिमल। जो भी सजीव है वो एनिमल या तो प्लांट है या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो काइंड यहाँ पर एक स्पेशल खास प्रकार के व्यक्ति के साथ हुआ हमारे लेखक का एनकाउंटर, उसके साथ हुई एक मुलाकात, और वो मुलाकात उसे इतनी यादगार बन के रही उसकी लाइफ में, हमारे लेखक की लाइफ में, कि उन्होंने ये जो स्टोरी है ये लिखी है। तो ये हादसा हम आपको आज सुनाने वाले हैं, तो मेरे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। शुरुआत करते हैं। My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. जैसे कि आपको भारत का नक्शा नजर आ रहा है, उस नक्शे में आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट है हमारे इंडिया का, जिसकी राजधानी कोलकाता है, और कलकत्ता के साथ में ही वेस्ट बंगाल में रानीगंज नाम का भी एक जिला पड़ता है। और रानीगंज के इलाके में मेरे पिताजी एक मेडिकल प्रोफेशनल है, यानी अस्पताल में जो काम करते हैं वैसे प्रोफेशनल डॉक्टर या उनसे भी कोई बड़े डीन वगैरह जो होते हैं वो। तो मेडिकल प्रोफेशनल एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं मेरे पिताजी, और हम फिलहाल रानीगंज वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। ये थी हमारे चैप्टर की शुरुआत, फर्स्ट सेंटेंस। आगे देखते हैं क्या हुआ। लेखक सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं कि उनके पिताजी क्या काम करते हैं और वो फिलहाल कहां पे रह रहे हैं, और ये एनकाउंटर की जगह हमें अगले पैराग्राफ में पता चलेगी। The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of the garden. तो officers of the company जो भी थे वो एक रो हाउस में रहते थे। रो हाउस का मतलब होता है लाइन से, जैसे हमारी चाल में खोलियां होती है ना, रूम्स होते हैं, वैसे लाइन से सेम टू सेम दिखने वाले बंगले होते हैं।
जो खास करके भारतीय जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके लिए रहने के लिए दिए गए थे, क्योंकि वो ऑफिसर जो होते हैं हमेशा ट्रांसफर होते रहता है उनका, तो वो हमेशा हर जगह तो घर नहीं ले सकते, इसीलिए सरकार ही उनको या प्राइवेट कंपनीज उनको घर बनाकर देती है और उसी घर में अलग अलग ऑफिसर्स हर साल 2 साल में आते रहते हैं। तो वैसे ही रो हाउस था ऑफिसर्स का और वो सारे लाइन से एक लार्ज कैंपस में फैले हुए थे। Our house was in the corner of the campus. जो पूरा इलाका था उसके ठीक एक कोने में हमारा घर था, हमारा बंगला था। तो ऑफिसर्स क्लब, अब क्लब क्या होता है? क्लब में जहां पर जिम होता है, स्विमिंग पूल होता है, टेनिस टेबल टेनिस खेलने के लिए छोटे छोटे खेल होते हैं, वो एक छोटी सी बिल्डिंग होती है। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में सोसाइटीज में देखा होगा कि क्लब हाउस करके एक अलग होता है। तो घर अलग जहां पे हम रहते हैं और क्लब हाउस कॉमन होता है सारे सोसाइटी के लिए। तो जो हमारे लेखक का घर था उसके बंगलों का जो कंपाउंड था, ठीक कंपाउंड के बगल में ऑफिसर्स क्लब और उसका गार्डन भी था। आगे The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees. जो कंपाउंड था क्लब का पूरी तरह आलीशान, लग्जरियस यानी बहुत आलीशान, शानदार, पूरे ग्रीन ग्रीन स्मॉल स्मॉल ग्रास, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं बाहर देशों में कितनी अच्छी हरियाली होती है, क्लीनलीनेस होता है, वैसा ही पूरा माहौल था। कलरफुल फ्लावर्स थे, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ थे और बहुत भव्यशाली पेड़ थे, मैजेस्टिक ट्रीज। तो वो कंपाउंड मानो बहुत बड़े गार्डन की तरह लग रहा था, मानो स्वर्ग में उतर आए, इतना लग्जरियस था, इतना ग्रीन था। एंड दैट वाज एन आई कैचिंग मोमेंट ऑफ दैट क्लब हाउस। The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. Seasonal vegetables यानी हर सब्जी का एक सीजन होता है, जैसे आम गर्मियों में आते हैं और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फल है और सब्जियां हैं जो उसी सीजन में ज्यादातर आते हैं। तो सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स, किचन के जो गार्डन्स थे वहां पे आपको हर जगह पर वेजिटेबल्स नजर आते थे, उनके छोटे छोटे पौधे पेड़ नजर आ रहे थे। बड़े बड़े मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। स्क्विरल्स यानी गिलहरी और मैनी स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब क्या होता है? किस्म का या फिर तरह तरह के पंछियां और गिलहरियां हमेशा वहां पे चहल पहल करती रहती थी। लाइक इट वॉज अ हाउस ऑफ स्क्विरल्स एंड बर्ड्स एंड स्पेशली लंगूर, चिंपैंजी वी कैन कॉल इट, और व्हाइट मंकी और डिफरेंट काइंड ऑफ मंकी, जिसे हमारे भारतीय भाषा में लंगूर कहा जाता है। A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby. अस्वथा नामक एक बड़ा सा पेड़ था, उसी पेड़ पे अपना डेन यानी जो गुफा होती है शेर की, वैसे ही डेन यानी एक घर कहा जा सकता है, वो इलाका हो गया था। वो जो बड़ा पेड़ था अस्वथा का, वो सारे लंगूरों का इलाका हो गया था। उस पेड़ पे केवल लंगूर रहते थे, बाकी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। और they had all become a part and parcel of our existence and daily life. लेखक का ये कहना है कि जैसे रोजाना जिंदगी में आप जब घर से बाहर निकलते तो आपको गाड़ियां नजर आती है, बसें नजर आती है, टू व्हीलर, टैक्सी, बड़ी बड़ी इमारतें, लोग, ये जैसे हमारे रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी का हमारा ये पार्ट एंड पार्सल हो गया है। ये सारी चीजें कॉमन है, लेकिन लेखक यहाँ पे ये कह रहा है कि गिलहरियां, हरियाली, तरह तरह की पंछी और लंगूर, ये सब हमारी जिंदगी के रोजाना में से सब एक ही जैसे हो गए थे। लाइक कोई बड़ी बात नहीं अगर मैंने लंगूर देख लिया। अगर हमारे एरिया मुंबई में कहीं पे अगर हमने लंगूर देख लिया तो हम बोलेंगे अरे ये तो बंदर है। हम ज्यादा से ज्यादा बंदर कहाँ देख पाएंगे? रानी लक्ष्मीबाई बाग में, और वहां बाग में हम देखेंगे छोटे मंकीज देखते हैं, या फिर हम हमारे गांव में देखते हैं, लेकिन मुंबई में मंकीज थोड़े कम देखने मिलते हैं। तो इसीलिए बंगाल में रानीगंज में जहां पर हमारे लेखक रह रहे थे, वहां पे बंदर, गिलहरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ये सब कॉमन बातें थी।
लिटरली कॉमन, लाइक वो हमारे डेली लाइफ का एग्जिस्टेंस ही हो गया था। बढ़ते हैं आगे। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. एक छोटा सा किस्सा शनिवार के दोपहर को मेरे सामने हुआ। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. वो छोटा सा हिस्सा, हादसा इतना मेरे दिमाग पर असर कर गया, इतना यादगार रहा कि उसने मुझे भगवान ईश्वर की जो प्रकृति बनाई हुई प्रकृति है उसकी तरफ देखने का एक नया दृष्टिकोण उस हादसे ने मुझे दिया। अनफोल्डेड यानी रिवील, रहस्य का उलघड़न करना। तो रहस्य का उलघड़न करना मीन्स टू अनफोल्ड द प्रोफाउंड इफेक्ट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मैं भगवान की, मैं ईश्वर की वो बात समझ पाया उस हादसे के वजह से। और वो बात कौन सी थी, वही हम इस हिस्से में, इस चैप्टर में देखने वाले हैं। It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. तो बच्चों, पूजा वेकेशन, जैसे अभी नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्र में बंगाल में सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है दिवाली के कंपैरिजन तो वो नवरात्रों में देवी माँ की पूजा होती है। पूरे 9 दिन धूम और खुशहाली होती है पूरे बंगाल में। वैसे तो पूरे भारत में, लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा। जैसे हमारे महाराष्ट्र में गणेश जी का जो त्योहार होता है वो काफी जोरों शोरों से घर घर में मनाया जाता है, उसी तरह से बंगाल में घर घर में नवरात्र के 9 दिन और दशहरे का एक दिन, ऐसे 10 दिन धमाल होती है। तो पूजा का वेकेशन चल रहा था और कुछ ही दिन बाकी थे महापूजा के लिए, यानी दशहरे के लिए। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, जो छुट्टियां चल रही थी, जैसे नॉर्मल कोई भी बच्चा कोई वीडियो गेम खेलता है, कोई बाहर क्रिकेट खेलता है, कोई अन्य सारी चीजें बच्चे खेलते हैं वेकेशन में, मोबाइल खेलता है अभी या फिर लैपटॉप पे गेम्स खेलते हैं, जो भी। तो हमारे लेखक जो थे उन्हें भी बड़ा आनंद हुआ कि अब छुट्टियां चल रही हैं, तो मतलब मैं और मेरी किताबें, मेरी कहानियां, मेरे मैगजीन्स, मेरे छोटे छोटे चुटकुलों की किताब, ये सारी किताबों में एनग्रॉस्ड हो जाते थे। एनग्रॉस्ड यानी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, मग्न हो जाते थे। बिल्कुल भी यहाँ वहां की फिक्र नहीं, अपना अपना किताब पढ़ो बस। और वो उनका फेवरेट पास टाइम था। एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्पेशली पब्लिश की गई जो कहानियों की किताबें होती हैं वो भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। और ये था उनका फेवरेट टाइम पास। यही टाइम पास करते वक्त शनिवार के दिन वो हादसा जो मैंने आपको कहा हुआ, जिसकी वजह से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ भगवान की, ईश्वर की नई प्रकृति कैसे काम करती है, भगवान का क्रिएशन कैसे होता है। और ये करने से पहले ही वो किताबें पढ़ रहे थे, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो। बढ़ते हैं आगे। After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap, and I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading and adventure. Hearty lunch का मतलब क्या? बहुत sufficient या wholesome, पेट भर के मस्त लंच किया था। मेरे पेरेंट्स और यंग सिस्टर्स दोपहर की नींद के लिए सब सोए हुए थे और मुझे सबसे प्रिय रहने वाली मेरी चारों तरफ की जो शांति होती है, ना माँ बाप का बात करना या बहन का मस्ती करना या टीवी का आवाज, कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। और यही शांति मुझे सबसे प्रिय थी, बिकॉज जब भी मैं किताब पढ़ता हूँ मुझे बहुत शांति चाहिए, ऐसे लेखक का मानना था। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप। परफेक्ट बैकड्रॉप मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि जब मेरे पास घर नहीं होते तो हम आराम से सोफे पे बैठ के पैर फैला के टीवी देख सकते हैं और हमें चिल्लाने वाला कोई नहीं होता। वैसे ही लेखक यही सोच रहे थे
कि अब कोई भी नहीं है, सब सोए हुए हैं, अब मैं इत्मीनान से अपनी किताबें पढ़ूंगा और अपना फेवरेट टाइम को पास करूंगा। और वो एक एडवेंचर स्टोरी पढ़ने के लिए शुरुआत कर ही रहे थे कि आगे क्या हुआ। The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. जब इतनी शांति हो जाती है ना, तो चिड़ियों की चहचहाट भी आराम से सुनाई देती है। पापा और मम्मी के खर्राटे भी आराम से सुनाई देते हैं। कौवा अगर खिड़की पे आके काई काई करने लग जाए तो वो भी इरिटेटिंग लगता है। यही सब छोटी छोटी आवाजें जब आजू बाजू शोर होता है तब हमें नहीं सुनाई देती, लेकिन दोपहर के वक्त जब पूरा मोहल्ला सो रहा है या फिर रात के वक्त जब पूरा इलाका सो रहा है और उस समय कोई चिड़िया, कोई कुत्ता या कोई भी जानवर अगर शोर करे तो वो बड़ी दूर दूर तक आवाज चली जाती है। और उसी सन्नाटे में जब उन्होंने एडवेंचर स्टोरी पढ़ना शुरू ही की थी तब क्या हो गया, उनका साइलेंस था धीरे धीरे टूटने लगा। सबसे पहले तो खर्राटों की आवाज जो सो रहे थे, उसके बाद इंटरमिटेंट चिर्पिंग। इंटरमिटेंट का मतलब होता है लगातार, फ्रीक्वेंट, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़ियां जो है चहचह लगाए जा रही। उसके बाद हार्श कॉविंग ऑफ अ क्रो। हार्श का मतलब है जो एकदम नापसंद होने वाला आवाज होता है ना, कठोर, ऐसी आवाज में काय काय जो कौवा कर रहा था। द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट। श्रिल का मतलब क्या होता है बच्चों? श्रिल मीन्स आपने अगर कभी काइट यानी जो गरुड़ होता है उसकी अगर आपने आवाज सुनी होगी तो आपको पता चलेगा उसकी आवाज में बहुत दम होता है और वो बहुत कर्कश आवाज होती है। और उस आवाज की वजह से रफ काइंड ऑफ साउंड होता है, उसके वजह से भी हमारे लेखक का कंसंट्रेशन टूट रहा था। और वो काइट जबकि जमीन की सतह से बहुत ज्यादा ऊपर था, फिर भी वो आवाज क्लियरली उस सन्नाटे भरी दोपहर के वजह से इजीली हमारे लेखक को सुनाई दे रही थी। Minutes ticked by, I became deeply absorbed in the book. लेकिन हमारे लेखक इतने पढ़ाकू थे, वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे पढ़ते पढ़ते किताबों को कि उन्हें इन सारी चीजों का कोई भी फर्क नहीं पड़ने लगा। थोड़ी देर बाद, शुरुआत में तो आवाज आई, लेकिन जैसे जैसे कहानी पढ़ते गए, कहानी में इंटरेस्ट आते गया, वो और भी किताब के अंदर चले गए। He went engrossed in the book, and that's why after that he was completely controlling himself to avoid all the voices of sparrow, voices of kite, voices of crow. He was completely ignoring them and he was continuously reading his book only. Let's see ahead what happened. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. I also heard the disturbance approaching closer. Curiosity got the better of me. Leaving the book inside, I rushed to the veranda to see what was going on. किताब पढ़ते पढ़ते अचानक से कुत्तों की भौंकने की जोर जोर से आवाज आने लगी और वो फ्यूरियसली भौंक रहे थे। फ्यूरियसली यानी बहुत गुस्से में। जैसे वो गुस्सेल वाले कुत्ते होते हैं ना जो किसी को भी काटते रास्ते पे तो म्युनिसिपैलिटी वाले उन्हें उठा के लेके जाते हैं, तो जैसे उनका कोई दो कुत्तों में झगड़ा हो जाता है। जब इंसान पे भौंकते तो नॉर्मल भौंकते, लेकिन जब आपस में झगड़ा हो जाता है ना तो उनके दांत वगैरह वैसी ही आवाज आने लगी फ्यूरियसली, और ये आवाज को इग्नोर करना चाह रहे थे। I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. ये सोच के इग्नोर करना चाह रहे थे कि कोई सुअर आ गया होगा और ये कुत्ते उन सुअर के पीछे पड़ गए होंगे और इसीलिए ये भौंक रहे। 2 मिनट भौंकेंगे, बाद में शांत हो जाएंगे, और ये सोचकर वो इग्नोर करना चाह रहा इस हादसे को।
But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. अब cacophony का मतलब पहले हम देखेंगे. cacophony का मतलब होता है loud and harsh noises. कमोशन का मीनिंग आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि कमोशन का मतलब होता है जो इरिटेटिंग साउंड्स होते हैं उसको हम कमोशन कहते हैं. उसी तरह कैकोफनी भी लाउड और हार्श और इरिटेटिंग साउंड्स ही होते हैं. जब उन्होंने ये सोचा कि हम इग्नोर करेंगे, शायद कोई सुअर वुअर को पकड़ लिए होंगे कुत्ते लोग, तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ. बार्किंग बिकेम लाउडर. कुत्तों की भौंकने की आवाज और भी तेज होती गई और भी गुस्सैल स्थिति में कुत्ते भौंकने लगे. और जो अलार्म्ड कॉविंग का मतलब काय काय करना, जो कौवे थे, फ्लॉक पूरे झुंड के झुंड कौवों का काय 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 कर रहा था. और ये काय काय कुत्तों की भाव और ये सब सुन के अब मात्र हम इग्नोर नहीं कर सकते. आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर. धीरे धीरे वो आवाज बड़ी होती जा रही थी, मानो कि वो मेरे घर के पास आते जा रहे वो कुत्ते, ऐसे लगने लगा. क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. गॉट द बेटर ऑफ मतलब ओवरपावर्ड या डिफीटेड, जैसे मीनिंग में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में हिंदी में बताऊंगा. गॉट द बेटर ऑफ मी मतलब क्यूरियोसिटी का मतलब पहले समझ लेते हैं. क्यूरियोसिटी का मतलब होता है एक्साइटमेंट. जब आपको कोई कहता है कि मैं तुझे एक बात कहूं, आप बोलते हैं क्या, तो आप अगर वो सामने वाला बोलते नहीं चल जान दे कोई बात नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको क्यूरियोसिटी नहीं बता अभी बता, नहीं तो अभी के अभी बता क्या बोल रहा था. दैट इज क्यूरियोसिटी. एक्साइटमेंट हो जाती है. और वो क्यूरियोसिटी के सामने बड़े से बड़े लोग भी हार जाते हैं. इसीलिए लेखक ने कहा है कि क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. मीन्स इसी क्यूरियोसिटी की वजह से कि भैया आवाज कहां से आ रहा है मुझे पता लगाना है, और वो अपनी किताब को बंद करके लीविंग द बुक असाइड ही वेंट टू द वरांडा. वरांडा एक हिंदी शब्द है जो बंगले के सामने बड़ा सा ऐसा ओपन, जिसे हम मराठी में ओटा भी कहते हैं, या बड़ी सी फर्श होती है और शाम को हम उस पर बैठते हैं, या ऊपर झूला होता है. तो जो वरांडा होता है उसमें वो लेखक चले गए देखने के लिए कि भाई ये हो क्या रहा है, जिन्होंने मुझे अच्छी दोपहर मेरी खराब की है डिस्टर्ब करके. बढ़ते हैं आगे. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over the definite intent to kill. तो बच्चों, जैसे कि हमने आपको कहा कि जब क्यूरियोसिटी के सामने हार कर लेकर बाहर गए देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, तो उन्होंने पहली नजर जब पड़ी उनकी, तो सामने वाले क्लब हाउस के छत पर उन्होंने एक बहुत ही हॉरिबल नजारा देखा. हॉरिबल का मतलब डरावना. उस डरावने नजारे में वो डिस्क्राइब करते हुए लेखक ने कहा कि एक बड़ा पुरुष लंगूर, मेल लंगूर, अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, उसको देख के लग रहा था कि वो पूरे लंगूरों के झुंड का सरदार था. was holding a baby langur in his hands, और उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी लंगूर, कुछ महज 5-6 दिन या हफ्ते भर का होगा, वो उसके हाथ में ऐसे जकड़ के रखा हुआ था उस बड़े लंगूर ने, और बड़ी क्रूरता से मर्सीलेसली उसको काट रहा था, और वो कंप्लीटली उसे मसल कर मार देना चाहता था. ये दृश्य देखकर कोई भी हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी ये दृश्य अगर देखता, एक छोटा सा बच्चा, फिर वो इंसान का हो, कुत्ते का हो, या बंदर का हो, बिल्ली का हो, छोटे बच्चे को अगर कभी थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो बड़े से बड़ों का पत्थर वाला दिल भी पिघल जाता है. तो ये हादसा देख के हमारे जो लेखक हैं काफी डिस्टर्ब हो गए. तो इसके आगे क्या हुआ, आखिर वो मेल लंगूर कौन था, वो किसके बच्चे को इतना क्रूरता से कुचल और मसल रहा था, और आगे हमारे लेखक ने क्या किया, ये देखेंगे हम वीडियो पार्ट 2 में. तो आज के लिए इतना ही इस पार्ट में. ये कहानी आगे हम सुनेंगे वीडियो पार्ट 2 में. तब तक के लिए थैंक यू. Thank you students. This was our today's lecture.
and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.